नमस्कार मित्रों। 16वीं और 17वीं सदी का भारत सोना, चांदी, मसाले और रेशम से भरा हुआ एक ऐसा देश था जिसे देखकर यूरोप के देशों की आंखें चौंधिया गई थी। यूरोप के व्यापारी और राजा यहाँ की दौलत और समृद्धियों की कहानी सुनकर बेचैन हो उठते थे। और फिर शुरू होती है एक ऐसी दौर जिसमें माल और मुनाफा नहीं बल्कि सत्ता और साम्राज्य भी दांव पर लगे थे। पुर्तगाल से लेकर ब्रिटेन तक, डच से लेकर फ्रांस तक एक एक करके यूरोपीय कंपनियां भारत पहुंचने लगी। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई थी, कैसे उन्होंने भारत पर अपनी जड़ें जमाने शुरू कर दी और कैसे भारत की धरती पर इन विदेशी कंपनियों की उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी गई। चलिए दोस्तों, पलटते हैं इतिहास के वे पन्ने जहां से शुरू होती है औपनिवेशिक भारत की असली कहानी। वेस्टर्न कंट्रीज में एक समय ऐसा भी आया जब लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से जहाज लेकर निकल पड़ते थे। यह वह दौर था दोस्तों जहां पर पूरे विश्व का नक्शा भी तैयार नहीं हुआ था। इसलिए पूर्वी व्यापार पर ऑटोमन साम्राज्य और इतावली साम्राज्य का एकाधिकार हुआ करता था। इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए एशियाई मसाले, रेशम और अन्य मूल्यवान वस्तुओं पर सीधी पहुंच प्राप्त करने के लिए यूरोपीय देशों के द्वारा नए व्यापार मार्गों की खोज करने और लोगों में विश्व की नई जगहों की खोज करने की जैसे होड़ मच गई थी। इसी दौर में 1419 में प्रिंस हैरी के द्वारा अफ्रीकी तट की खोज करी जाती है। 1492 में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की जाती है और 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा के द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करी जाती है, जिससे पूर्वी व्यापार का एक नया रास्ता खुल जाता है और यही यूरोपीय देशों के आगमन का मुख्य कारण बनता है। हालांकि यूरोपीय देशों की इस बात की खबर नहीं थी कि दुनिया के किसी कोने में भारतवर्ष भी अस्तित्व में है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दौर में यात्रियों के द्वारा जो मार्गों की खोज थी वह खजाने के लिए हुआ करता था। यूरोपीय देशों को तब तक भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत तक पहुंचने का सफर सबसे पहले वास्को डिगामा ने तय किया। वास्को डिगामा ब्रिटेन का न होकर एक पुर्तगाली नाविक था। सन 1498 में वास्को डिगामा एक अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के समुद्री मार्ग वाले रास्ते को अपनाते हुए वह भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। यहाँ आकर वे केरल के राजा जमोरिन से मुलाकात करते हैं और उनसे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के बारे में वार्ता करी जाती। हालांकि यह बातचीत वास्को डिगामा के लिए उपयोगी नहीं रहती और इसलिए वास्को डिगामा वापस पुर्तगाल लौट जाता है। लेकिन सितंबर 1502 में एक बार फिर से वह वापस भारत आता है और इस बार की यात्रा में वह पिछले बार की यात्रा से कहीं ज्यादा ही व्यापार संबंधों को स्थापित करने में सफलता प्राप्त करता है। भारत और पुर्तगाल के व्यापारियों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने में वह पूरी तरह से सफल होता है। वास्को डिगामा की सफलता को देखते हुए पुर्तगाल के राजा के द्वारा अन्य व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है और इसी राह पर चलते हुए 1502 में पुर्तगाल के द्वारा एक कंपनी की स्थापना करी जाती है, जिसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया और इस कंपनी की स्थापित होते ही अनेक व्यापारी भारत की तरफ आकर्षित हुए और व्यापार तेजी से आगे बढ़ने लगा। उस समय पुर्तगालियों का जैसे मसालों पर पूर्णतः एकाधिकार हो गया था। कंपनी की सफलता को देखते हुए पुर्तगाल के राजा के द्वारा 1505 में एक फैक्ट्री की स्थापना करी जाती है, जिसका गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को चुना जाता है। पुर्तगाल के बाद भारत पहुंचने वाली अगली यूरोपीय कंपनी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड से भारत में व्यापार करने के लिए पहुंची थी। यह कंपनी नीदरलैंड से भारत की मछलीपट्टनम नामक बंदरगाह पर पहुंचती है और इन कंपनियों के द्वारा भी भारत में व्यापार करने की अनुमति ली जाती है और व्यापारिक संबंध स्थापित करने में ये भी सफल होते हैं। मसालों के व्यापार में ये भी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरते हैं, लेकिन मलक्का और इंडोनेशिया इनका मुख्य केंद्र हुआ करता था। डच कंपनी के द्वारा मछलीपट्टनम पर अपना दबदबा बनाए जाने के बाद सूरत और नागापट्टनम बंदरगाह पर व्यापार कंपनियां स्थापित करी जाती है। धीरे धीरे डच भी भारत के कई जगहों पर अपनी कंपनी स्थापित करने में सफल होते हैं और अपने व्यापार को तेजी से भारत के कई तटीय क्षेत्रों में फैलाने में सफल होते हैं। 1605 तक पुर्तगाली और डच कंपनियों का व्यापार भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल रहा था। तभी अचानक एक और कंपनी भारत में एंट्री लेती है
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे सन 1600 में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर के माध्यम से शुरू किया गया था। उस समय यह एक निजी संगठन हुआ करता था। शुरुआती दौर में ब्रिटेन ने भारत पर दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि यह देश अमेरिका जैसे बड़े देशों से युद्ध करने में व्यस्त था। लेकिन दूसरी वेस्टर्न कंपनियों को भारत में दबदबा बनते देख ब्रिटिशर्स भी भारत में व्यापार करने में दिलचस्पी दिखाने लगे और इस तरह 1608 में कंपनी के द्वारा कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति प्रदान करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन डच कंपनियों और पुर्तगाली कंपनियों के दबाव के कारण जहांगीर के द्वारा ब्रिटिशर्स के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। लेकिन विलियम हॉकिंस के द्वारा बार बार जहांगीर के दरबार में जब जाकर रिक्वेस्ट किया जाता है, अंत में जहांगीर सूरत में एक कंपनी स्थापित करने के लिए राजी हो जाते हैं और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1613 में सूरत में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी जाती है। 1616 में मछलीपट्टनम में अपनी तीसरी कारखाना स्थापित करी जाती है और इसके बाद धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार परवान चढ़ने लगता है। इसी बीच साल 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा इसे एक सुनहला फरमान प्राप्त होता है, जिस फरमान में यह मद्रास और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में खुली तौर पर व्यापार कर सकते थे और यही ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चलकर लगभग 250 सालों तक हमारे देश में राज करती है। भारत में अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद एक और कंपनी आती है जो होती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार के इरादे से भारत में कदम रखती है। डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनियों के साथ कंपटीशन करने के उद्देश्य से ही इस कंपनी का स्थापना किया गया था और बहुत हद तक वह इस कंपनी को आगे बढ़ाने में सफल भी होते हैं। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पांडिचेरी और चंद्रनगर में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करी जाती है और इस तरह देखने को मिलता है दोस्तों कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के जैसे बाढ़ सी आ गई थी और इन कंपनियों के तादाद बढ़ने के साथ साथ ही इन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच। इस तरह से इन कंपनियों आकर जैसे भारत में दबदबा बनाना प्रारंभ कर दिया तो एक साथ इन लोगों का कई जंग भी होता है। लेकिन यहाँ पर सफलता प्राप्त करते हैं अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा धीरे धीरे कूटनीति अपनाते हुए दूसरे व्यापारिक कंपनियों को भारत से खदेड़ना प्रारंभ कर दिया जाता है। उनके साथ युद्ध होता है और अंग्रेज इस युद्ध को जीतने में सफल भी हुए और इस तरह कालांतर में ब्रिटिश का प्रभुत्व भारत पर स्थापित हो गया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या अंग्रेज अन्य व्यापारिक कंपनियों से ज्यादा पावरफुल थे? नहीं। दरअसल अगर अंग्रेज को कोई सीधा टक्कर दे पाया था तो वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और शायद फ्रेंच अंग्रेजों को हरा भी सकते थे। लेकिन 1746 से 1773 के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच एक भयंकर और निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों की जो नौसैनिक शक्ति थी वह फ्रेंच की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। दूसरी बात, फ्रेंच जो थे वो दूसरे देशों में अंग्रेजों के साथ लड़ने में ज्यादा व्यस्त हो चुके थे। इनके कारण यहाँ उनका सैनिकों का अभाव था और कर्नाटक के युद्ध में फ्रेंच की हार होती। इधर नवाबों के बीच आपसी सत्ता संघर्ष के कारण मुगल साम्राज्य के पतन का शुरुआत हो चुका था। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से ब्रिटिशर्स की निर्णायक जीत के साथ ही बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्णतः प्रभुत्व स्थापित हो गया और 1764 में बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर जाफर, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों के द्वारा बुरी तरीके से हरा दिया जाता है और इस तरह अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार स्थापित तो हो जाता है और इस प्रकार भारत के कई पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया जाता है। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का भारत को गुलाम बनाने का इरादा नहीं था, भारत में राज करने का इरादा नहीं था। लेकिन व्यापार करते हुए उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही अस्त व्यस्त है। लोगों में काफी मतभेद है, आपसी भेद। इन्हीं कमियों को देखते हुए अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ भारत में शासन करने के बारे में सपना देखना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों, यह थी अंग्रेजों और अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन की कहानी। यह कहानी है धन, लालच, चालाकी और युद्ध की, जिसने पूरे भारत का भविष्य बदल दिया।
यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन सिर्फ मसाले और कपड़ों की तलाश की कहानी नहीं थी। यह उस दौर की शुरुआत थी सदियों तक गुलामी के अंधकार में धकेल दी और अंग्रेज भारत के इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बने। एक व्यापारी के रूप में आए अंग्रेज पूरे भारत में शासन करने लगे। क्यों? क्योंकि हम में आपसी मतभेद, आपसी भाईचारा और आपसी सामंजस्य की कमी थी। तो दोस्तों, आपकी राय में कौन सी यूरोपीय कंपनी ज्यादा पावरफुल थी? क्या इसी तरह की घटना आज भी हमारे देश में हो सकती है? इतिहास की ऐसी पन्नों को जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।